हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू द चैनल फॉरेस्ट एग्जाम एकेडमी। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो हमारे सिल्वी कल्चर से रिलेटेड होंगे और ये नेट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो लेट्स मूव फॉरवर्ड, चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द branch of forestry dealing with establishment, growth and care of forest crops is called as। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है आपका सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर फॉरेस्ट्री का वो ब्रांच है जो फॉरेस्ट क्रॉप्स होते हैं उसका एस्टेब्लिशमेंट, ग्रोथ, उसका केयर, कंपोजिशन और प्रोटेक्शन से डील करती है। सिल्वीकल्चर को बैकबोन ऑफ फॉरेस्ट्री भी कहा जाता है। ठीक है, बैकबोन ऑफ फॉरेस्ट्री भी कहा जाता है सिल्वीकल्चर को, और ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है फॉरेस्ट्री में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, विच सिस्टम इज सुटेबल फॉर लाइट डिमांडिंग स्पीसीज। कौन सा जो सिस्टम है वो सुटेबल है लाइट डिमांडिंग स्पीसीज। ये सिस्टम किसकी बात कर रहे हैं हम? सिल्वीकल्चरल सिस्टम की। ठीक है, तो कौन सा सिस्टम है जो सुटेबल है लाइट डिमांडिंग स्पीसीज के लिए? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा क्लियर फेलिंग सिस्टम। ठीक है, देखिए लाइट डिमांडिंग स्पीसीज वो स्पीसीज होती है जिनको फुल सनलाइट चाहिए होता है ग्रोथ और एस्टेब्लिशमेंट के लिए। एग्जांपल के लिए हम ले सकते हैं टीक, यूकेलिप्टस। ठीक है, टीक हो गया, यूकेलिप्टस हो गया, ये ऐसी स्पीसीज है जो लाइट डिमांडिंग स्पीसीज होती है। ठीक है, तो क्या होता है कि इनको ग्रो करने के लिए एक्स्ट्रा सनलाइट की ज़रूरत होती है, फुल सनलाइट की ज़रूरत होती है। इसलिए जब हम सिल्वीकल्चरल सिस्टम अप्लाई करते हैं तो इसमें क्लियर फेलिंग सिस्टम अप्लाई करते हैं, ताकि इसमें ओपन कंडीशन हो और एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ लाइट इन स्पीसीज को मिल सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि कॉपीज रीजनरेशन अराइजेस फ्रॉम। पहले हम कॉपीज समझ लेते हैं कि कॉपीज होता क्या है। तो जो कॉपीज होता है, तो जो ट्री होते हैं, ट्री को फेल डाउन करने के बाद जो इनका स्टंप बचता है, ये मान के चलिए अगर ये ट्री है तो ये जो स्टंप बचता है, तो इस स्टंप में डॉर्मेंट बर्ड्स होते हैं छोटे छोटे। ठीक है, तो इन बर्ड्स से जो शूट्स निकलते हैं उसको हम कहते हैं कॉपीज रीजनरेशन। ओके, उसको हम कहते हैं कॉपीज रीजनरेशन। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा डॉर्मेंट बर्ड्स। ठीक है, इसी वजह से जो स्पीसीज जो जैसे होती हैं जो हाई कॉपीसर स्पीसीज होती हैं, जैसे कि हो गया आपका साल हो गया, ठीक है, यूकेलिप्टस हो गया, यूकेलिप्टस हो गया, तो ये जो होती हैं ये बहुत अच्छी कॉपीसिंग एबिलिटी शो करती है। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि टेंडिंग ऑपरेशन कंडक्टेड एट सीडलिंग स्टेज इज। जो सीडलिंग स्टेज में जब हम टेंडिंग ऑपरेशन करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? तो क्या होता है कि सीडलिंग जो स्टेज होता है बहुत अर्ली स्टेज होता है। ठीक है, तो जो सबसे अर्ली स्टेज में हम क्या करते हैं कि जो अनवांटेड वीड्स होते हैं, वीड्स को रिमूव करते हैं। इन्फीरियर जो सीडलिंग्स होते हैं, ठीक है, सीडलिंग्स को रिमूव करते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्लीनिंग। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, क्लीनिंग। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि द साइंस ऑफ कंट्रोलिंग एस्टेब्लिशमेंट, कंपोजिशन एंड ग्रोथ ऑफ फॉरेस्ट स्टैंड इज। तो अगेन ये जो क्वेश्चन नंबर हमने 1 किया उसी से मिलता जुलता है कि जो ऐसा साइंस जो कंट्रोल करता है एस्टेब्लिशमेंट, कंपोजिशन और ग्रोथ किसी भी फॉरेस्ट का, उसको क्या कहते हैं? तो बहुत सिंपल आंसर है इसका, इसका भी आंसर हो जाएगा आपका सिल्वीकल्चर। अब देखिए इसमें सिल्वीकल्चर में दो टर्म होते हैं, एक होता है सिल्विक्स, एक होता है सिल्विक्स। ठीक, और दूसरा होता है सिल्वी कल्चर। ठीक है, तो सिल्विक समझिए क्या है। सिल्विक्स क्या होता है कि किसी भी पार्टिकुलर स्पीसीज, जो ट्री स्पीसीज होते हैं, उनका जो बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है
जैसे उनका ग्रोथ पैरामीटर हो गया, वो किसी एनवायरनमेंट में खुद को कैसे अडेप्ट कर रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम सिल्विक्स, ठीक है? लेकिन वही सिल्वीकल्चर क्या है? उन पार्टिकुलर स्पीशीज़ का पूरा एस्टेब्लिशमेंट, कंपोज़िशन एंड ग्रोथ, ठीक है? ओके, क्लियर है? चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि यूनिफॉर्म शेल्टर वुड सिस्टम एम्स एट। अब ये अगेन सिल्वीकल्चरल सिस्टम से क्वेश्चन है कि यूनिफॉर्म शेल्टर वुड सिस्टम है वो किस किस चीज को एम करता है, ठीक है? तो पहले आप समझिए कि यूनिफॉर्म जो शेल्टर वुड सिस्टम है इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ठीक है? यूनिफॉर्म शेल्टर वुड जो सिस्टम होते हैं इसका ऑब्जेक्टिव होता है इवन एज्ड फॉरेस्ट को डेवलप करना। किसको? इवन एज्ड फॉरेस्ट को डेवलप करना। अब क्या ऑप्शन में है इवन एज्ड फॉरेस्ट? यस। ऑप्शन में है अपना बी इवन एज्ड फॉरेस्ट। सो इसका आंसर हो जाएगा इवन एज स्टैंड, ठीक है? स्टैंड कहिए या फॉरेस्ट कहिए, दोनों सेम है, ठीक है? अब थोड़ा-सा इसको और अच्छे से समझ लेते हैं कि क्या होता है कि जब न्यू रीजनरेशन एस्टेब्लिश होता है ना, क्या 1 मिनट। हाँ, जब न्यू रीजनरेशन एस्टेब्लिश होता है, ठीक है? जब न्यू रीजनरेशन एस्टेब्लिश होता है, तो क्या होता है कि जो रिमेनिंग पूरे ओल्ड ट्रीज़ होते हैं, उनको रिमूव किया जाता है, ठीक है? उनको रिमूव कर दिया जाता है। तो क्या होता है कि जब ओल्ड ट्रीज़ रिमूव हो गए तो जो रीजनरेशन है एक ही पीरियड में इस्टेब्लिश होती है। इसीलिए जो फाइनल क्रॉप होते हैं ऑलमोस्ट सेम एज की होती है। इसलिए इसको इवन एज स्टैंड भी कहा जाता है, ठीक है? ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। व्हिच थिनिंग रिमूव सप्रेस्ड एंड डिजीज्ड ट्रीज? कौन सा थिनिंग ऑपरेशन है जो रिमूव करता है सप्रेस्ड और डिजीज ट्रीज को? ठीक है? तो इसका बहुत ही एकदम सिंपल सा आंसर है। इसको हम कहते हैं लो थीनिंग। नाम से ही पता चल रहा है अगर सप्रेस्ड और डिजीज़्ड यानी कि लो थीनिंग। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है? जैसे सप्रेस्ड, डिजीज़, वीक ट्री या बैडली फॉर्म्ड ट्रीज़, वीक ट्री हो गया, बैडली फॉर्म्ड जो ट्रीज़ होते हैं उनको रिमूव किया जाता है। ठीक है? ताकि जो ऑलरेडी हेल्दी और डोमिनेंट ट्रीज़ हैं, हेल्दी और डोमिनेंट जो ट्रीज़ हैं, उनको अच्छे से क्या मिल सके, स्पेस मिल सके और लाइट मिल सके, ठीक है? तो कॉम्पिटिशन को रिमूव करने के लिए ये थिनिंग ऑपरेशन को किया जाता है, ठीक है? इसका सही आंसर हो जाएगा लो थिनिंग, ओके? चलिए, अब चलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि रोटेशन इन फॉरेस्ट्री रेफर्स टू। अब फॉरेस्ट्री में रोटेशन का क्या मतलब होता है, ठीक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका एज ऑफ मैच्योरिटी फॉर फाइनल हार्वेस्ट, ठीक है? फॉरेस्ट्री में रोटेशन का मतलब क्या होता है? तो इसका जो सही आंसर है वो एज ऑफ मैच्योरिटी फॉर फाइनल हार्वेस्ट, ठीक है? इसका करेक्ट आंसर बी, ठीक है? थोड़ा-सा इसको समझ लेते हैं अच्छे से। देखिए क्या है कि एक टाइम पीरियड होता है जो किसी भी फॉरेस्ट क्रॉप को फाइनल हार्वेस्टिंग मैच्योरिटी तक पहुंचने में लगता है, ठीक है? किसको कहते हैं? फाइनल हार्वेस्टिंग, ठीक है? एक टाइम पीरियड होता है, उसको फाइनल हार्वेस्टिंग तक पहुंचने में समय लगता है, ठीक है? तो सिंपल वर्ड में अगर बोले कि जब प्लांटेशन करते हैं हम या फिर कोई ट्री इस्टेब्लिश होती है नेचुरल रीजनरेशन से भी, तो उसको वहाँ से लेकर जब वो फुल मैच्योर हो जाता है और फाइनल हार्वेस्टिंग फेज में पहुँच जाता है, तो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड को ही हम क्या कहते हैं? रोटेशन कहते हैं, ठीक है? एग्ज़ाम्पल के लिए अगर हम लिया जाए कि अगर चलिए मैं एग्ज़ाम्पल से भी समझा देता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ट्री स्पीशीज़ है, लेट्स टेक ट्री स्पीशीज़ एग्ज़ाम्पल के लिए हम ले लेते हैं किसको? टीक को। अगर टीक एक ट्री स्पीशीज़ है और इसका जो प्लांटेशन करने के बाद 60 इयर्स में
आफ्टर प्लांटेशन हम 60 ईयर्स में हार्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो इसका जो रोटेशन हो जाएगा वो अप्रॉक्स कितना हो जाएगा? 60 ईयर्स का कहलाएगा, ठीक है? और कुछ नहीं है इसमें ज़्यादा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है हमारा 9। विच सिस्टम इज बेस्ट suited फॉर शेड बियरिंग स्पीसीज? शेड बियरिंग स्पीसीज के लिए कौन सा सिल्वीकल्चरल सिस्टम सबसे ज़्यादा सूटेड है? ठीक है, तो पहले समझ लेते हैं कि शेड बियरिंग स्पीसीज क्या होती है। देखिए, शेड बियरिंग स्पीसीज ऐसी स्पीसीज होती है जिनको लो लाइट कंडीशन, अभी हम पढ़े थे ना क्लियर फिलिंग सिस्टम वाला एवर्ब में, जिसमें हाई लाइट डिमांडिंग स्पीसीज होती है, वैसे शेड बियरिंग स्पीसीज होती है जिनको लो लाइट कंडीशन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है? लो लाइट कंडीशन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है? इनको, ताकि ये इजीली ग्रो और जनरेट कर रीजनरेट कर सके, ठीक है? तो क्या होता है कि चलिए इसका सही आंसर पहले देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर होगा आपका सिलेक्शन सिस्टम। अब कैसे ये सिलेक्शन सिस्टम बेस्ट है शेड बियरिंग के लिए, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, ठीक है? थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं कि कैसे ये बेस्ट है शेड बियरिंग स्पीसीज के लिए सिलेक्शन सिस्टम। तो सिलेक्शन सिस्टम फॉरेस्ट में क्या होता है कि कंप्लीट कटिंग नहीं होती। जैसे क्लियर फॉरेस्ट में क्लियर फिलिंग सिस्टम में हमने देखा था ना कि क्लियर फेलिंग कर रहे हैं, तो सिलेक्शन सिस्टम में क्या होता है कि कंप्लीट फेलिंग जो होती है वो नहीं होता है, नो कंप्लीट फेलिंग, ओके? इसमें हम सेलेक्ट करते हैं मैच्योर ट्री को और उसको रिमूव करते हैं। मैच्योर जो ट्री होते हैं उसको सेलेक्ट करके हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, ठीक है? और इसी वजह से क्या होता है कि कैनोपी कवर भी जो होता है वो मेंटेन्ड होता है। कैनोपी कवर जो होता है वो मेंटेन्ड होता है, और ये प्रोवाइड करते हैं क्या? पार्शियल शेड। ये प्रोवाइड करते हैं पार्शियल शेड, जो शेड बियरिंग स्पीसीज होती है उनके लिए, ठीक है? इसी रीजन से सिलेक्शन सिस्टम जो है क्या है, अनइवन एज फॉरेस्ट भी डेवलप करता है, क्योंकि मैनुअली हम एक पर्टिकुलर एज का जो फॉरेस्ट है उसको हम रिमूव करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सिलेक्शन सिस्टम से कौन सा फॉरेस्ट डेवलप होता है, तो उसका आंसर हो जाएगा अनइवन एज्ड, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है पोलार्डिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है पोलार्डिंग से, ठीक है? अब पोलार्डिंग डिफर्स फ्रॉम कॉपिसिंग बिकॉज कट्स आर मेड। अब देखिए, दो टर्मिनोलॉजी है, एक होता है पोलार्डिंग, एक होता है कॉपिसिंग, और एक होता है पोलार्डिंग। तो पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। कॉपीज का ऑलरेडी बता दिए हैं कि जो ये स्टंप होते हैं, इस स्टंप्स के जो डोरमेंट बर्ड्स होते हैं, इस बर्ड से जो निकल रहा है उसको हम कहते हैं कॉपीज, ठीक है? अब पोलार्डिंग क्या होता है? पोलार्डिंग होता है कि जो लोअर ब्रांचेस कोई भी ट्री स्पीसीज है, ठीक है? अब कोई भी ट्री स्पीसीज है उसके जो क्या होते हैं कि 2-3 मीटर हाइट पे जो लोअर ब्रांचेस है उसको कट किया जाता है, ठीक है? उसको कट कर देते हैं। उसमें से जो न्यू शूट्स डेवलप होते हैं उसको कहते हैं हम पोलार्डिंग, ठीक है? तो इसका जो मेन एडवांटेज होता है कि जो न्यू शूट्स होते हैं वो ग्रेजिंग एनिमल से क्या होते हैं, प्रोटेक्टेड होता है। और पोलार्डिंग जनरली फ्यूल वुड और किसके लिए किया जाता है? फ्यूल वुड और फॉडर के लिए, ठीक है? फ्यूल वुड और फॉडर के लिए किया जाता है जनरली। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, पोलार्डिंग डिफर फ्रॉम कॉपिसिंग बिकॉज कट्स आर मेड एट एबव ग्राउंड लेवल। क्या होता है? एबव ग्राउंड लेवल, ठीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा एबव ग्राउंड लेवल। चलिए नेक्स्ट अब चलते हैं 11 नंबर में। क्या कह रहा है ये कि साइट क्वालिटी इज कॉमनली एक्सप्रेस्ड बाय। साइट क्वालिटी कॉमनली एक्सप्रेस्ड बाय किस चीज से एक्सप्रेस होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है साइट इंडेक्स। इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ कि फॉरेस्ट्री में जो साइट क्वालिटी होती है उसका मतलब होता है कि किसी भी एरिया का
प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी, किसी भी एरिया का प्रोडक्टिविटी या ट्री ग्रोथ, ठीक है, किसी भी एरिया का प्रोडक्टिविटी या ट्री ग्रोथ, पोटेंशियल, ठीक है, सॉरी पोटेंशियल लिखना भूल गया था, ट्री ग्रोथ पोटेंशियल, ठीक है, इसको हम कहते हैं साइट क्वालिटी, ठीक। और इसको कैसे और साइट क्वालिटी को क्या होता है, किस चीज से एक्सप्रेस किया जाता है, इसको एक्सप्रेस किया जाता है, जो हमारा सही आंसर है, साइट इंडेक्स से। अब साइट इंडेक्स क्या है जनरली, साइट इंडेक्स जनरली क्या होता है कि जो डोमिनेंट और को डोमिनेंट स्पीसीज होती है, डोमिनेंट और को डोमिनेंट, डोमिनेंट और को डोमिनेंट जो ट्रीज होती हैं, उनके जो हाइट होता है उसको लिया जाता है एक पार्टिकुलर रेफरेंस के लिए, ठीक है। और उस रेफरेंस के एज पे मेजर करते हैं, डिटरमाइन करते हैं कि उस जगह का साइट इंडेक्स क्या है। लेट्स सी फॉर एन एग्जांपल कि अगर किसी भी एरिया का साइट इंडेक्स, अगर किसी भी एरिया का साइट इंडेक्स हाई है, ठीक है, अगर किसी भी एरिया का साइट इंडेक्स हाई है, इसका मतलब ये है कि वो साइट प्रोडक्टिव है, ठीक है, साइट प्रोडक्टिव है। और अगर वहाँ पे ट्री ग्रोथ जो हो, ट्री ग्रोथ जो होगी वो अच्छी होगी, ट्री ग्रोथ अच्छी होगी, गुड, अच्छी ट्री ट्री ग्रोथ होगी, ठीक है। और सेम वाइस वर्सा है, अगर लो है तो प्रोडक्टिविटी भी लो है और ट्री ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं होगी, तो करेक्ट आंसर इसका सी, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि सिल्वीकल्चर ऑफ ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट मेनली कम्स अंडर। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आई थिंक कि ये ऐसा क्वेश्चन है कि ये हमेशा आएगा ही आएगा। देखिए, सबसे पहले समझिए कि ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट क्या होता है। जब भी हम फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन भी देखते हैं तो हमारा जो फॉरेस्ट कवर है वो दो तरह से आता है, एक होता है सिर्फ फॉरेस्ट कवर और एक होता है कि ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट। ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट, इसको TOF भी कहते हैं, ठीक है, इसको TOF से भी डिनोट किया जाता है, ठीक है। इसका मतलब होता है कि ऐसे फॉरेस्ट, इसका मतलब होता है ऐसे फॉरेस्ट जो रिजर्व्ड फॉरेस्ट के या प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के बाहर ग्रो किए जाते हैं, आउटसाइड, नाम ही है आउटसाइड, आउटसाइड रिजर्व्ड या प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के लिए ले ले तो रोड साइड प्लांटेशन, रोड साइड प्लांटेशन, ठीक है, रोड साइड प्लांटेशन हो गया, विलेज का वुड लॉट्स हो गया, या फिर फार्म के बाउंड्रीज हो जाते हैं, ठीक है, ये या फिर कोई भी कम्युनिटी लैंड। तो ऐसे जो एरिया में ग्रो किए जाते हैं, ये ट्रीज को हम क्या कहते हैं, ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट कहते हैं। और इसका मैनेजमेंट जो होता है या फिर प्लानिंग जो होती है, एक्टिविटीज होती है, ये आता है सोशल फॉरेस्ट्री के अंदर में। किसके अंदर, सोशल फॉरेस्ट्री। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सोशल फॉरेस्ट्री, ठीक है। नाउ नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 13 क्या कह रहा है कि द एज एट विच मीन एनुअल इंक्रीमेंट इक्वल्स टू करेंट एनुअल इंक्रीमेंट इज कॉल्ड एज। ऐसा एज जिस पे मीन एनुअल इंक्रीमेंट और करेंट एनुअल इंक्रीमेंट क्या होता है, सेम इक्वल हो जाते हैं, ठीक है, बराबर हो जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है। इसका आंसर हम करेंगे, लेकिन पहले मैं एक कॉन्सेप्ट समझा देता हूं कि MAI यानी कि मीन एनुअल इंक्रीमेंट और CAI यानी कि करेंट एनुअल इंक्रीमेंट, ठीक है, क्या होते हैं। दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं ये दोनों। MAI होता है आपका टोटल एवरेज, टोटल एवरेज जो ग्रोथ है, ठीक है, टोटल एवरेज जो ग्रोथ होता है किसी एक स्टैंड का पर्टिकुलर ईयर में, डिवाइडेड बाय ईयर, ठीक है। और CAI जो है उसका मतलब होता है किसी एक पर्टिकुलर ईयर में उसकी ग्रोथ, यानी कि ग्रोथ बाय ईयर, ठीक है, पर्टिकुलर ईयर में, पर्टिकुलर ईयर में जो ग्रोथ होती है उसको कहते हैं। अब क्या है कि जब
ये एमएआई और सीएआई एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। क्या होता है कि एमएआई और सीएआई, मान के चलिए अगर ये जा रहा है ऐसे आपका, सीएआई एन शुरुआत में बहुत तेजी से बढ़ता है, ठीक है, और फिर इनिशियली गिरता है। तो एक पर्टिकुलर टाइम पे एक दूसरे को ये इंटरसेक्ट करते हैं। इस इंटरसेक्शन पॉइंट को हम कहते हैं कल्मिनेशन पॉइंट, ठीक है, कल्मिनेशन पॉइंट, ठीक है, इस कल्मिनेशन पॉइंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, ऑप्शन नंबर डी। द एज एट विच मीन एनुअल इंक्रीमेंट इक्वल्स टू करेंट एनुअल इंक्रीमेंट इज कॉल्ड एज कल्मिनेशन पॉइंट। तो इस पर्टिकुलर एज पे एक दूसरे को ये इंटरसेक्ट करते हैं, इसको हम कहते हैं कल्मिनेशन पॉइंट, ठीक है। और यही वो पॉइंट है जहां पे एम जो होता है मैक्सिमम होता है, एम इक्वल्स टू मैक्सिमम। इसी पॉइंट पे एम जो होता है वो मैक्सिमम होता है, ठीक है। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि विच फॉरेस्ट क्रॉप ओरिजिनेट्स फ्रॉम सीड। तो कौन सा फॉरेस्ट क्रॉप सीड्स से ओरिजिनेट होता है। तो हम पहले ही देख चुके हैं कि फॉरेस्ट क्रॉप के बारे में टाइप में कॉपीज पढ़ चुके हैं, हम पोलार्ड के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये दोनों तो नहीं होंगे, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, हाई फॉरेस्ट। तो जो सीड से जनरेट होता है उसको हम कहते हैं हाई फॉरेस्ट, ठीक है, क्योंकि कॉपीज जो होता है वो सूट्स, जनरली जो स्टम्प का होता है सूट्स उससे आते हैं, डॉर्मेंट बर्ड से आते हैं। और पोलार्ड जो होता है वो क्या होता है, अपर स्टेम्स के जो सूट्स होते हैं उससे होते हैं। स्टूल कोई ऐसा टर्म नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाई फॉरेस्ट क्रॉप, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। ये क्या कह रहा है कि which among the following system aims at maintaining continuous forest cover at all times। कौन सा ऐसा सिस्टम है जो एम करता है, मेंटेन करता है कंटिन्यूअस फॉरेस्ट कवर को हमेशा के लिए, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सिलेक्शन सिस्टम, ठीक है, ठीक है, सिलेक्शन सिस्टम। अब ऑलरेडी हम इसका एक और क्वेश्चन देख चुके हैं, ठीक है, सिलेक्शन सिस्टम का, जो शेड बियरिंग स्पीसीज के लिए होता है। तो इसमें हम पहले ही जानते हैं कि सिर्फ मैच्योर ट्रीज को क्या करते हैं, वन एट ए टाइम हम रिमूव करते हैं, ठीक है, वन एट ए टाइम को रिमूव करते हैं, ना कि पूरा फॉरेस्ट को रिमूव करते हैं। इस वजह से क्या होता है कि कैनोपी कवर जो होता है, कैनोपी कवर जो होता है वो क्या होता है, मेंटेन्ड रहता है, ठीक है। नेचुरल रीजनरेशन कंटिन्यूअसली होते रहती है और फॉरेस्ट जो होता है वो परमानेंटली प्रोटेक्टेड रहता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिलेक्शन सिस्टम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि द रीजनरेशन पीरियड इन शेल्टरवुड सिस्टम इज द पीरियड बिटवीन। अब रीजनरेशन पीरियड इन शेल्टरवुड सिस्टम इज द पीरियड बिटवीन, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले हम समझ लेते हैं कि शेल्टरवुड सिस्टम क्या क्या है और कैसे वो होता है, रीजनरेशन पीरियड इसमें होते हैं। तो देखिए शेल्टरवुड सिस्टम में रीजनरेशन जो पीरियड जो होता है एक बहुत ग्रेजुअल और स्लो प्रोसेस है, ठीक है, ग्रेजुअल और स्लो प्रोसेस है। सबसे पहले इसमें होती है प्रिपरेटरी फेलिंग, प्रिपरेटरी फेलिंग, ठीक है। फिर इसमें आता है आपका सीडलिंग स्टैब्लिशमेंट, सीडलिंग का इस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। और फिर तीसरे नंबर पे आता है आपका फाइनल फेलिंग, फाइनल फेलिंग, ठीक है। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो रीजनरेशन पीरियड है, तो अब शेल्टरवुड सिस्टम में वो किस पीरियड के बीच में आता है। तो प्रिपरेटरी फीलिंग और फाइनल फेलिंग, इसके बीच में ये जो सीडलिंग इस्टेब्लिशमेंट फेज है, इसी फेज का जो टोटल टाइम पीरियड होता है हम इसको कहते हैं रीजनरेशन पीरियड, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, ठीक। इसका आंसर हो जाएगा ए, प्रिपरेटरी फेलिंग एंड फाइनल फेलिंग, ओके, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग
कॉपिस फॉरेस्ट इज करेक्ट। देखिए कॉपिस फॉरेस्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस इधर हैं और ये सारे क्वेश्चन कभी ना कभी प्रीवियस एग्जाम्स जो हुए हैं फॉरेस्ट्री से रिलेटेड, वेदर इट इज एचसीएफ, वेदर इट इज आरएफओ, ठीक है, या फिर एएसआरबी नेट, इन सब में ये सब आए हुए हैं क्वेश्चन। तो आई थिंक कि ये क्वेश्चन यूजीसी नेट में भी इंपॉर्टेंट होंगे, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। तो कॉपिस फॉरेस्ट क्या है? क्या पूछ रहा है क्वेश्चन यहाँ पे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कॉपिस फॉरेस्ट इज करेक्ट। तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि कॉपिस फॉरेस्ट आर ऑलवेज सीड ओरिजिन फॉरेस्ट, नहीं, सीड ओरिजिन फॉरेस्ट को हम क्या कहते हैं? हाई फॉरेस्ट कहते हैं, ठीक है। कॉपिस फॉरेस्ट अराइजेस फ्रॉम डोरमेंट बर्ड, यस, डोरमेंट बर्ड से जो अराइज हो रहा है उसको हम क्या कह रहे हैं? कॉपिस फॉरेस्ट कह रहे हैं, ठीक है। बाकी ऑप्शंस गलत हो जाएंगे, यही हो गया। अगर ये ऑप्शन बाद में होता तो हम ये सब ऑप्शन भी पढ़ लेते, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, ये ऑप्शन सारे गलत हैं, हमारा सही ऑप्शन यहाँ मिल गया है, ठीक है। 18 नंबर पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लीनिंग ऑपरेशन। देखिए क्लीनिंग ऑपरेशन का सबसे इंपॉर्टेंट, देखिए टेंडिंग ऑपरेशन, सिल्वीकल्चर सिस्टम, कॉपीज फॉरेस्ट, यही सब जो इंपॉर्टेंट है सिल्वीकल्चर में, इन्हीं सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। हालांकि अभी न्यू है तो आई थिंक कि इसी पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा, ठीक है। तो पहले क्लीनिंग को समझ लेते हैं कि क्लीनिंग सेम वही है, एक बहुत अर्ली स्टेज का ऑपरेशन है जहाँ पे जो यंग फॉरेस्ट क्रॉप्स होते हैं, यंग जो क्रॉप होते हैं उस स्टेज में किया जाता है, ठीक है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है सेम वही है कि आपका जो अनवांटेड श्रब्स हैं, ठीक है, अनवांटेड श्रब्स हो गया, वीड्स हो गया, ठीक है, या इन्फीरियर जो क्या बोलते हैं उसको, सीडलिंग्स हो गए, इन्फीरियर सीडलिंग्स हो गए, उनको रिमूव किया जाता है, ठीक है। जो हमारा मेन जो ऑब्जेक्टिव क्रॉप है उसके साथ कॉम्पीट कर रहे हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि जो यंग सीडलिंग्स है उनको बेटर लाइट मिलता है, ठीक है। क्या मिलता है इनको? बेटर, एक मिनट, हाँ, बेटर लाइट मिलता है, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स मिलता है, वाटर मिलता है, ठीक है, और हेल्दी स्टैंड होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिमूव अनडिजायरेबल ग्रोथ कंपीटिंग विथ सीडलिंग। ये थोड़ा सा ट्रिकी टाइप का है और इसी टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा फोकस होते हैं यूजीसी नेट में, ठीक है। चल चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। विच एमोंग द फॉलोइंग स्पीसीज जनरली एग्जिबिट पुअर कॉपिसिंग एबिलिटी। कौन सा ऐसा स्पीसीज है जो जनरली एग्जिबिट करता है पुअर कॉपिसिंग? देखिए इसका बहुत सिंपल सा है, इसमें इक्विलेप्टस दिया हुआ है, टेक्टोना ग्रैंडिस दिया हुआ है, डलबर्जिया दिया हुआ है और पाइनस रॉक्स भरकाई दिया हुआ है। तो आप सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि जित कॉनिफर्स स्पीसीज जो होती है वो पुअर कॉपिसर होती है। जितने भी कॉनिफर्स होते हैं, कॉनिफर्स स्पीसीज, ठीक है, वो क्या होता है? पुअर कॉपिसर होता है। तो इसमें जो कॉनिफर है वो क्या है? पाइनस रॉक्स भरगा, इसको हम पाइन भी कहते हैं, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाइनस रॉक्स बर्गाई, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इसको भी देख लेते हैं। विच अमोंग द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग क्लियर फेलिंग सिस्टम। क्लियर फेलिंग सिस्टम से रिलेटेड कौन सा आंसर सही है? ठीक है, इट मेंटेन्स कंटिन्यूअस कैनोपी कवर, ठीक, पहला हो गया। दूसरा आपका जो ऑप्शन है वो क्या है कि इट इज़ आइडियल फॉर शेड बियरिंग क्लाइमेक्स स्पीसीज। तीसरा है इट ऑफन इनकरेजेस पायनियर स्पीसीज रीजनरेशन। चौथा है इट प्रोड्यूसेस अनइवन एज स्ट्रेंथ। तो ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी, इट ऑफन इनकरेजेस पायनियर स्पीसीज रीजनरेशन। हमने शुरू में ही देखा था कि क्लियर फेलिंग जो सिस्टम होता है उसमें क्या करते हैं हम, पूरे फॉरेस्ट स्टैंड को एक साथ रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो रिमूव करने से क्या होती है कि सनलाइट जो होती है, सनलाइट फुल अवेलेबल होता है, और लाइट डिमांडिंग जो स्पीसीज होती है वो पायनियर स्पीसीज कहते हैं उसको भी। तो पायनियर स्पीसीज के लिए रीजनरेशन को इनकरेज करती है, ठीक है। तो क्लियर फेलिंग सिस्टम का जो सही आंसर है वो इट ऑफन इनकरेजेस पायोनियर स्पीसीज रीजनरेशन। थोड़ा सा ये भी ट्रिकी है और इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ओके। तो ये हमारे कुछ एमसीक्यूज थे सिल्वी कल्चर से रिलेटेड, ठीक है। अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन में।
कुछ इम्पोर्टेंट जो नेक्स्ट हमारा सिलेबस में पार्ट होगा उससे इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज लेकर, ठीक है। टिल देन, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।